नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं इस समय अगर सबसे ज़्यादा एक्शन में कुछ है तो वो है बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र। अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र की बात करें तो बैंक निफ्टी ने फ्रेश लाइफ हाई हिट कराया आपके लिए फ्राइडे। आप कहोगे भाई ऐसे तो निफ्टी ने भी कराया, मिड कैप इंडेक्स ने भी कराया। सच बात है कि निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ने भी लाइफ हाई हिट कराया, लेकिन जो मोमेंटम लगातार बैंक निफ्टी में वो तो बाकी क्षेत्रों में नहीं है। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो इसी की वजह से निफ्टी भी ऊपर है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं। जो बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादातर शेयर हाइस पे, उनमें निफ्टी में जो ज्यादातर शेयर हाइस पे हैं उसमें बैंकिंग स्टॉक्स ही शामिल हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं स्पेशली तो एसबीआई अपना लाइफ हाई पे खड़ा है आपके लिए। बाकी स्टॉक्स में अगर आप नोटिस करो तो एचडीएफसी बैंक दिग्गज बैंक है, ये भी अपने लाइफ हाई पे ही खड़ा है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो। ठीक है जी, एसबीआई जैसे और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स जब लाइफ हाई पे होंगे तो बैंक निफ्टी और बाजार डेफिनेटली पॉजिटिव होगा ही होगा। मैं आप सभी के साथ यहाँ पे बैंकों को डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं बैंकों के रेगुलेटर को डिस्कस करने वाला हूं, आरबीआई। दोस्तों, ऐसा क्या हो रहा है बैंकिंग क्षेत्र के लिए जो ये सब भागते जा रहे हैं, तो विद डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नोट कीजिए। दोस्तों, आरबीआई में जो नए गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी आए, इन्होंने बहुत तंगड़े तंगड़े एक्शन लिए और जो इन्होंने 2025 में किया है वो आज से पहले किसी भी गवर्नर साहब ने नहीं किया था। इतनी तंगड़ी तरीके से इन्होंने मार्केट को लिक्विडिटी या बूस्ट दिया है बैंकिंग क्षेत्र को कि बैंकों का चलना तय था। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र छोटे समय में नहीं चलता है। अगर मैं आज बैंकिंग के लिए कुछ करूंगा तो 2 साल बाद मुझे उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो जो कुछ 2025 में हुआ है ना, उसका इंपैक्ट आना अभी तो मैं ये कहूंगा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अब आपको धीरे धीरे मूवमेंट दिखेगी और वो मूवमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए अगले 2 साल तक चलेगी। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको लग रहा है बैंकिंग तो चल गया या बहुत भाग गया, गलत हो। अभी तो यहां रैली बची है। अब सबसे पहले तो जो सबको समझ में आती है, ब्याज दरें घटना, रेट कट। ठीक है जी, तो रेट कट की डिटेल सुन लीजिए एक बार। सबसे पहले जनवरी 2025 में भारत का जो इंटरेस्ट रेट था वो था 6.5% का। फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया और ये हो गया 6.25 बेसिस पॉइंट का। अप्रैल में अगेन रेट कट आया 25 बेसिस पॉइंट का और हो गया 6% पे। फिर जून में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया और 5.5% पे आ गया ब्याज दरें। और दिसंबर की पॉलिसी में दोबारा एक बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया और 5.25% पे ब्याज दरें आ गई। यानी कि जो ब्याज जनवरी के 2025 की शुरुआत में 6.5% पे थी, करंट सिचुएशन में वो 5.25% पे है। ठीक है जी, पहली और बड़ी बात, 1.25% ब्याज दरें घट चुकी हैं। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। अब ये ब्याज दरें घटने से क्या फायदा होता है ये भी एक बार बताना चाहूंगा। बैंकों के लिए, एनबीएफसीज के लिए बैंकों से पैसा लेना सस्ता हो जाता है। बैंकों को डिपॉजिटर्स को पैसा कब देना, सस्ता देना पड़ता है। और जो लोन बोरो करता है उसे भी कम इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा लोन की डिमांड बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशो सीआरआर, ये रेट कट से मच बेटर चीज होती है, 10x मच बेटर होती है। अब इंपैक्ट मैं समझाऊंगा। सीआरआर की बात करें तो आरबीआई ने सीधे 100 बेसिस पॉइंट का 1% का सीआरआर कट किया और ये 4 ट्रांचेस में होना था, यानी अनाउंस कर दिया सीआरआर कट 1%, 100 बेसिस पॉइंट का 25-25-25 4 ट्रांचेस में कट होगा, ये कहा था। 29 नवंबर तक की जो डेट टाइम था वहां पे सारा का सारा ये रिलीज सीआरआर 100 बेसिस पॉइंट का कट हो चुका था और इसकी वजह से 2.5 लाख करोड़ का कैश बैंकिंग सिस्टम में पहुंचा। अब फर्क क्या होता है रेट कट और सीआरआर में, समझिए। रेट कट से क्या होगा, आप बैंक से लोन लोगे, फिर आपको सस्ती ब्याज पे करनी पड़ेगी, या आप बैंक में पैसा डालोगे आपको सस्ती मिलेगी। लेकिन सीआरआर से क्या होता है, डायरेक्ट बैंक के पास पैसा पहुंच जाता है। सीआरआर वो पैसा वो होता है दोस्तों, जैसे बैंक को आपने 100 रुपए डिपॉजिट के लिए दिए तो 100 के 100 बैंक ब्याज पे नहीं चढ़ा सकती, उसमें से एक पोर्शन होता है जो आरबीआई के पास सेफ्टी के लिए यूज करना पड़ता है बैंकों को, 4-5% का। तो उसमें 3%, पहले 4% था अभी 4% हो गया, सॉरी पहले 4 था अभी 3 हो गया। तो ये जो 1% पैसा बैंक का ज्यादा फ्रीज था वो रिलीज हुआ, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में कोई 2.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये बहुत पॉजिटिव होता है। आरबीआई ने करीब 3 लाख करोड़ का ओएमओ अनाउंस करा, फॉरेक्स बाय सेल स्वैप करके, बाय सेल करके और डायरेक्टली बॉन्ड्स खरीद कर, जिसमें से 2 लाख करोड़ के तो करीब बॉन्ड खरीदे हैं। अब ये क्या होता है,
बैंक अपने नाम के बॉन्ड जारी करती हैं, आरबीआई सीधे पैसा देता है, बॉन्ड ले लेता है। इससे क्या हुआ, बैंक ने एक तरीके से लोन दे दिया सस्ती ब्याज पे, तो बैंकों के पास पैसा आ गया, और बैंकों के लिए सब कुछ क्या है, पैसा ही है। ये सारी चीजें दोस्तों इतनी पॉजिटिव होती हैं बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो अब कैसे बैंकिंग सिस्टम ना बढ़े, मैं अब आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं। सबसे पहले 2025 में 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, ठीक है। रेट कट के बाद करंट सीआरआर की बात करी जाए तो 3% पे आ गया, 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट देखा। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन टोटल करीब 11,70,000 करोड़ की हुई। ओएमओ एंड फॉरेक्स स्वैप इंजेक्शन की बात करी जाए तो 3 ट्रिलियन रुपीज प्लस $10 बिलियन ये हुए हैं। जीडीपी ग्रोथ आउटलुक की बात करी जाए तो 7.3% का FY26 के लिए आरबीआई ने टारगेट दिया है। तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करें, बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा 2025 में, जिसकी वजह से आपको बैंकिंग क्षेत्र चलता हुआ जरूर दिखेगा। अब कौन से स्टॉक्स क्या, इन सब के बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ये क्षेत्र अभी और चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।